हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बालक में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट चैप्टर का जो थर्ड लेक्चर है उसकी बात करेंगे। हमने सेकंड लेक्चर में मुख्य रूप से मानव स्वास्थ्य, दूषित पेयजल के मुख्य गुण, दूषित जल के कारण होने वाले रोग, मोटापा इत्यादि के बारे में पढ़ा था। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रक्तचाप, जिसको हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। देखिए, हम ब्लड प्रेशर को 3-4 तरीक़ों से परिभाषित करेंगे। पहली बात तो है कि रक्तचाप है, इसको हम ब्लड प्रेशर या बीपी भी कहते हैं। रुधिर द्वारा वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध लगने वाले दबाव को हम रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। यह आयु, लिंग, ऊंचाई, शारीरिक विकास, मानसिक स्थिति के अनुसार ब्लड प्रेशर मुख्य रूप से घटता बढ़ता रहता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है ये मुख्य रूप से सिस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि रक्तचाप को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। यह क्वेश्चन मुख्य रूप से बोर्ड में एक बार पूछा गया था कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण या यंत्र का नाम क्या है। तो रक्तचाप को मुख्य रूप से रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। रक्तचाप को सन 1773 ईस्वी में स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले घोड़े में मापा था। तो प्यारे बच्चों, सन 1773 ईस्वी में स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मुख्य रूप से घोड़े में मापा था। और सन 1983 में कापलन नामक वैज्ञानिक ने रक्तचाप को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। तो देखिए, कभी कभार पूछ लेते हैं कि सबसे पहले रक्तचाप को परिभाषित किसने किया। तो रक्तचाप को सबसे पहले परिभाषित किया था कापलन ने, और मापा किसने था? स्टीफन हेल्स ने घोड़े में। अब इसकी एक परिभाषा मैं आपको और बता रहा हूँ। रक्त वाहिनियों में बहने वाला रक्त जो दबाव धमनियों की दीवारों पर डाला जाता है उससे ही रक्तचाप कहा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप है यह मुख्य रूप से 120/80 mmHg होता है। तो सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। अब हम पढ़ेंगे रक्तचाप के प्रकार। देखिए, रक्तचाप मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है निम्न रक्तचाप और दूसरा है उच्च रक्तचाप। निम्न का मतलब होता है कम। ऐसा दबाव जिसमें धमनियों तथा नसों में रुधिर का प्रवाह कम होने के संकेत दिखाई देते हैं, ऐसे दबाव को हम क्या बोलते हैं? निम्न रक्तचाप। तो इसमें क्या होता है कि धमनियों और नसों में रुधिर का जो प्रवाह है उसका कम होने का संकेत यदि हमें दिखाई देता है तो उसे हम निम्न रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप जब 90/60 से कम होता है तो उस अवस्था को हम निम्न रक्तचाप कहते हैं। इससे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जब रक्त को सभी अंगों तक समुचित रूप से पहुंचाने की बात हो तो उसका दबाव धमनियों में इतना अधिक होना चाहिए कि वो सभी अंगों तक समान रूप से पहुंच सके। यानी जो रुधिर है वो मुख्य रूप से हमारे शरीर के सभी अंगों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए। लेकिन जब यह दबाव आवश्यकता से कम हो जाता है तो हमारे अंगों, खास तौर पर दिमाग तथा खून समय पर नहीं पहुंचता है। यदि रक्तचाप कम गति से होता है तो मुख्य रूप से जो ब्लड है वो मुख्य रूप से हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से
चेतना खोने लगती है, यानी हमारे याद करने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है और बेहोशी की हालत पैदा हो जाती है। निम्न रक्तचाप होने से मनुष्य को शरीर में कमजोरी का आभास होता है। यदि बीपी कम हो जाती है तो मुख्य रूप से हमें कमजोरी का आभास होता है और काम करने में असहज और ऊर्जा की कमी जैसा महसूस होता है, यानी हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, हमें कम ऊर्जा है वो महसूस होती है। देखिए कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि निम्न रक्तचाप का मान लिखिए। तो निम्न रक्तचाप जिसे हम अनुशीतलीन रक्तचाप कहते हैं, यह पारा के 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। तो निम्न रक्तचाप का मान कितना होता है? 60 से 80। और एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया था 120 प्रति 80 mmHg। अब हम बात करते हैं उच्च रक्तचाप। वह दबाव जिसमें धमनियों में रुधिर का प्रवाह तेज गति से होता है उन्हें रक्तचाप कहते हैं। यानी धमनियों में यदि रुधिर का बहाव तेज गति से होता है तो उसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप जिसे कभी कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, यह एक प्रकार की पुरानी चिकित्सकीय स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। दबाव की इस वृद्धि के कारण रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए हमारे दिल को सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा जो हृदय होता है उसको अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ जाती है। उच्च रक्तचाप का मान मुख्य रूप से 90 से 120 मिलीमीटर के बीच होता है। तो उच्च रक्तचाप का मान कितना होता है? 90 से 120। निम्न रक्तचाप का मान कितना होता है? 60 से 80। और एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120 प्रति 80 mmHg। तो देखिए उच्च रक्तचाप के कारण मुख्य रूप से मनुष्य में बेचैनी, मानसिक असंतुलन, सिर में दर्द, क्रोध, घबराहट, छाती में दर्द, चिड़चिड़ापन, किसी बात पर जल्दी उत्तेजित हो जाना, यानी थोड़ी सी कोई बात होती है तो हम जल्दी ही उत्तेजित हो जाते हैं। चेहरे पर मुख्य रूप से तनाव जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। उच्च रक्तचाप के कारण मुख्य रूप से मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है यह खराब हो जाता है। उच्च रक्तचाप का उपचार करने के लिए रोगी व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए फलों का रस, यानी उच्च रक्तचाप से बचने के लिए मुख्य रूप से जो रोगी होता है उसको फलों का रस जैसे गाजर का रस, केले के तने का रस, चुकंदर का रस, खीरा रस, नारियल का पानी, नींबू का पानी इत्यादि पीना चाहिए। एवं इस कंडीशन से बचने के लिए रोगी को नियमित रूप से व्यवहार करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, हम एक टॉपिक पहले भूल चुके थे, उसको हम आज क्लियर करेंगे जिसका नाम है प्रोटीन कुपोषण। देखिए यह क्वेश्चन आप मोस्ट लगाएंगे, कभी कभार पूछ लिया जाता है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। पहली बात तो यह है कि हम बात करते हैं कि प्रोटीन कुपोषण क्या होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। अब देखिए प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है क्वाशिओरकोर रोग। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? क्वाशिओरकोर। और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण। अब हम क्वाशिओरकोर रोग के मुख्य रूप से जो लक्षण है इनकी बात करने जा रहे हैं। पहला लक्षण है, इसमें रोगी का पेट फूलकर सूज जाता है, यानी पेट में सूजन आ जाती है, रोगी को भूख कम लगती है। तीसरी है, रोगी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। चौथा है, त्वचा पीली व शुष्क हो जाती है। तो यह मुख्य रूप से क्वाशिओरकोर रोग के मुख्य लक्षण है। इस रोग के रोकथाम है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। तो क्वाशिओरकोर रोग से बचने के लिए मुख्य रूप से व्यक्ति को प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। यदि अब देखिए एक स्थिति और होती है जिसको हम बोलते हैं मेरस्मस। क्या बोला जाता है? मेरस्मस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि भोजन में प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी हो जाती है
तो ऐसी स्थिति को हम मेरेस्मस रोग कहते हैं। तो यदि भोजन में प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी होती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मेरेस्मस। अब आगे हमारा टॉपिक रहेगा नशीले पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंस। देखिए नशीले पदार्थ क्या होते हैं। नशीले पदार्थों में से आपको 1 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नशीले पदार्थ, देखिए नशीले पदार्थ क्या होते हैं। कुछ लोग मुख्य रूप से आनंद का भ्रम पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें इन पदार्थों की लत पड़ जाती है और मनुष्य इनका आदी हो जाता है। तो देखिए आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि नशीले पदार्थों के सेवन करने से आनंद की अनुभूति है। यह एक प्रकार की मिथ्या अवधारणा मानी जाती है, क्योंकि यदि हम धीरे धीरे इनका इस्तेमाल करेंगे तो हम एक दिन इनके आदी हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, नशीले पदार्थों में पहला जो नशीला पदार्थ है जिसका नाम है गुटखा। तो हमने यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक को प्रश्न बनाकर समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए पहला है, गुटखे के सेवन से कौन सा रोग होता है? इस रोग के मुख्य लक्षण लिखिए। तो पहला नशीला पदार्थ कौन सा हो गया? गुटखा। तो देखिए गुटखे के सेवन से मुख्य रूप से सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग होता है। यह क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है। गुटखे के सेवन करने से कौन सा रोग होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। इस रोग के मुख्य लक्षण क्या है? इस रोग में जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, यानी हमारा जो जबड़ा होता है इसकी मांसपेशियां मुख्य रूप से कठोर हो जाती है, जिसके कारण जबड़ा ठीक तरह से नहीं खुल पाता है। अब देखिए गुटखा हमारे शरीर के लिए मुख्य रूप से बहुत ही हानिकारक पदार्थ है। गुटखे में मुख्य रूप से तंबाकू है, कत्था है, सुपारी है और चूने के साथ कई प्रकार के नशीले पदार्थ मिलाए जाते हैं। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। गुटखा मुख्य रूप से हमारे शरीर के जो एंजाइम होते हैं उनको बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में पाए जाने वाले साइप, हमारे अंग में पाए जाने वाले साइप 450 नामक एंजाइम की कार्य क्षमता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये जो गुटखा है यह हमारे शरीर का एक अंग है, उसमें पाया जाने वाला साइप 450 एक एंजाइम है, उसको बुरी तरह से प्रभावित करता है। यदि ज़्यादा मात्रा में हम गुटखे का सेवन करते हैं तो मुख्य रूप से हमारा जो डीएनए है उसको भी ये क्षति पहुंचा सकता है। अगला नशीला पदार्थ है जिसका नाम है तंबाकू। इसको आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे। तो देखिए तंबाकू का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टोबैकम। और ये जो तंबाकू है यह मुख्य रूप से सोनेलेसी वंश का एक पौधा है, जिनकी पत्तियों में 1 से 8% तक एल्केलॉइड नामक निकोटीन पाया जाता है। तो तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबैकम। यह एक प्रकार का मादक और उत्तेजित पदार्थ है। यह मुख्य रूप से निकोटियाना जाति के पौधे की बारीक कटी हुई पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। और तंबाकू का जो कुल है वो मुख्य रूप से क्या है? सोलेनेसी। और तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक एल्केलॉइड का नाम क्या है? निकोटीन। कभी कभार हानिकारक पदार्थ का नाम पूछ लिया जाता है। तो देखिए तंबाकू के सेवन से होने वाले कौन कौन से हानियाँ होती है। पहली हानि है तंबाकू का लगातार सेवन करने से मुंह, जीभ, गला आदि के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि हम तंबाकू का लगातार सेवन करेंगे तो मुख्य रूप से हमारी मुंह है, जीभ है, गला है इत्यादि में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है तंबाकू का लगातार सेवन करने से गर्भवती महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से यदि ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाता है तो भ्रूण के विकास की गति है वो धीमी पड़ जाती है। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है
तो उनके पेट में पल रहे भ्रूण के विकास की जो गति है यह मुख्य रूप से कम हो जाती है। तीसरा है सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होता है। जो सिगरेट की धुएं होती है उसमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO उपस्थित होता है, जो रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं इनको नष्ट करके ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को घटा देती है। कहने का मतलब सिगरेट की धुओं में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। यह CO मुख्य रूप से हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी कणिकाओं को नष्ट करके हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो वहन क्षमता होती है उसकी दर को घटा देती है। चौथा है धूम्रपान करने वाला व्यक्ति अपने वातावरण में मुख्य रूप से हानिकारक धुआं छोड़ता है। तो देखिए ये जो धुआं होती है उसमें मुख्य रूप से 4000 प्रकार के रसायन मौजूद होते हैं। तो धुओं में कितने हजार रसायन पाए जाते हैं? 4000 रसायन पाए जाते हैं जो वातावरण के लिए हानिकारक है। अब देखिए पांचवा है तंबाकू फेफड़ों की कार्य क्षमता को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। तो सबसे ज़्यादा फेफड़े को प्रभावित करता है। विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू को उपयोग करने के कारण असामयिक मौत के शिकार हो जाते हैं। यानी हर वर्ष मुख्य रूप से 60 लाख से ज़्यादा लोग हैं वो मुख्य रूप से तंबाकू सेवन के कारण मरते हैं। यही कारण है कि कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपानों पर रोक लगा दी जानी चाहिए। तो देखिए कुछ ऐसे सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर मुख्य रूप से तंबाकू है, गुटखा है, इसके अलावा कोई भी यदि हानिकारक पदार्थ है तो इनके सेवन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला जो हानिकारक पदार्थ है जिसका नाम है मदिरा, जिसको हम एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमने इसको प्रश्न बनाकर आपको समझाने का अभ्यास किया है। मदिरा सेवन से होने वाली हानियाँ एवं हानिकारक पदार्थ का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये जो मदिरा है इसमें मुख्य रूप से जो हानिकारक पदार्थ पाया जाता है इसका नाम है एथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। अब देखिए हम बात करते हैं मदिरा सेवन से कौन कौन सी हानियाँ होती है। पहली हानि है मदिरा सेवन से वशीय यकृत नामक रोग हो जाता है। तो सबसे पहला जो हमारी जो हानि है वो क्या है कि इसका यदि लगातार सेवन करते हैं तो वशीय यकृत नामक रोग हो जाता है। दूसरा है मेटाबॉलिज्म, जो रिएक्शन होती है, जो क्रियाएं होती है वो धीमी पड़ जाती है, यानी भोजन के पाचन की जो क्षमता होती है वो धीमी पड़ जाती है। तीसरा है व्यक्ति में सोचने समझने व निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो जाती है। जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है उसमें सोचने समझने व निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ जाती है। चौथा है व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है। जो व्यक्ति होता है उसका नर्वस सिस्टम है वो मुख्य रूप से कमज़ोर हो जाता है। पांचवा है एल्कोहल के सेवन से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। आपको पता है कि यदि ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करेंगे तो घर की जो आर्थिक स्थिति है ये मुख्य रूप से कमज़ोर हो जाती है। छठवां है व्यक्ति को बार बार चक्कर आने लगता है। जो व्यक्ति ज़्यादा शराब पिएगा उसको मुख्य रूप से बार बार वो चक्कर आने लगते हैं। सातवां हम ये भी जोड़ सकते हैं इसमें कि शराब पीने से कई तरह के कैंसर से जुड़े रोगों का भी खतरा सामान्य लोगों के मुकाबले शराब पीने वाले लोगों में अधिक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि शराब पीने से मुख्य रूप से हमारे शरीर में कई प्रकार के कैंसर रोग होने की संभावना मुख्य रूप से सामान्य लोगों की तुलना में शराब पीने वाले लोगों में अधिक होती है। अगला जो मुख्य रूप से नशीला पदार्थ है जिसका नाम है अफीम। अफीम का तो आपने नाम सुना होगा। अफीम को आप वेरी मोस्ट लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अफीम का वानस्पतिक नाम, यानी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम मुख्य रूप से कच्चे फलों से प्राप्त दूध के सुखाने से बनते हैं। तो यह मुख्य रूप से जो कच्चे फल होते हैं उनके दूध को सुखाने से बनते हैं।
देखिए अफीम में मुख्य रूप से 12% मॉर्फिन पाई जाती है, जिसको परिशुद्ध करके हेरोइन नामक मादक पदार्थ तैयार किया जाता है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपरिपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है। जो कच्चा फल होता है उसमें मुख्य रूप से एक विशेष प्रकार का चीरा लगाते हैं और इसके दूध को मुख्य रूप से निकाल कर सुखाते हैं, जो कि लसीला होता है। अफीम फल का जो छिलका है, अफीम का जो छिलका होता है उसको पोस्त के नाम से जाना जाता है। अफीम का छिलका क्या कहलाता है? पोस्त कहलाता है। यह पोस्त मुख्य रूप से सफ़ेद रंग का होता है। यह मधुर और तीव्र गंध के कारण मुख्य रूप से जाना जाता है। यह फल के अंदर होता है, जो आमतौर पर खसखस के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? खसखस के नाम से भी जाना जाता है। अफीम की यदि अपन प्रकृति की बात करें तो अफीम की प्रकृति मुख्य रूप से गर्म होती है। अफीम का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर को सांवला कर देता है, यानी थोड़ा काला कर देता है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आपने सुना होगा खुशी एवं गम के अवसरों पर मनुहार तथा प्रथा के रूप में अफीम का सेवन किया जाता है। यानी आज भी ऐसी धारणाएं प्रचलित है गाँवों में कि यदि कोई ज़्यादा खुशी होती है या थोड़ा गम होता है तो मनुहार के तौर पर अफीम का सेवन कराया जाता है। और कुछ ग्रामीण माताएं क्या करती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सुलाने के लिए मुख्य रूप से बच्चों को अफीम दे देती है और धीरे धीरे अफीम की लत लग जाती है। वह व्यक्ति अफीम का सेवन भी अधिक करने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि बचपन से ही उनको अफीम का सेवन कराया जाता है, जिसके कारण उनकी लत पड़ जाती है। ऐसे व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। अफीम का प्रभाव मुख्य रूप से मस्तिष्क व वात नाड़ियों पर ज़्यादा होता है। तो देखिए अफीम का जो प्रभाव है यह मुख्य रूप से मस्तिष्क और हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ पाई जाती है उसके ऊपर अफीम सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। अफीम के अधिक मात्रा में सेवन हानिकारक है और इसका यदि लगातार सेवन करेंगे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यह पीड़ा हारक के रूप में भी प्रयुक्त होता है, यानी यदि हमारे हाथ है पैर है दर्द करते हैं और उस स्थान पर यदि हम यह लगाएंगे या बांधेंगे अफीम तो मुख्य रूप से हमारी पीड़ा है वो कुछ समय तक के लिए कम हो जाती है। तो अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? पेपेवर सोमनिफेरम। और इनको कच्चे दूध के सुखाने से प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं अफीम में पाए जाने वाले प्रमुख एल्केलॉइड। प्यारे विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन मुख्य रूप से कुल मिलाकर 2 बार आ चुका है। इसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे, नोट करेंगे और साथ साथ अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। देखिए इसमें प्रमुख पाए जाने वाले एल्केलॉइडों की हम बात करते हैं। पहला है मॉर्फिन, दूसरा है कोडीन, तीसरा है पेपेवरिन, चौथा है थिबेन और पांचवा है सोमनिफेरम। यह मुख्य रूप से अफीम में पाए जाने वाले प्रमुख एल्केलॉइड या हानिकारक पदार्थ है। तो आप ये याद करेंगे अफीम में कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं? मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, थिबेन और सोमनिफेरम। आगे का पार्ट हम पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।